नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ऋषिकेश योगी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपके साथ मैं ऋषिकेश योगी। आज अपन बात करने वाले हैं जो कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पहली पुस्तक है समकालीन विश्व में राजनीति। उसके अंतर्गत आज बात करेंगे अपन अध्याय नंबर 2 ध्रुवीयता का अंत। अध्याय नंबर 1 को अपन पढ़ चुके हैं। पाठ अपने अध्याय नंबर जो है 3 तक हो चुके हैं, लेकिन आज मौका मिला आपसे रूबरू होने का। बहुत दिनों के बाद मौका मिला है और पाठ नंबर 2 के नोट्स डालने का। मैं आपको बता दूं कि कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की उत्पन्न हो रही है, टाइम नहीं मिल पाता। इसकी वजह से लगभग 1 महीने से यूट्यूब चैनल पर आने का मौका नहीं मिला। अब लगातार वीडियो आते जाएंगे, तो आज बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पाठ नंबर 2। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जो भी आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, ये पाठ जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, 6 नंबर का आएगा। देखते हैं इसमें से जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनका मैंने कलेक्शन किया है, तो उनको बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली क्या थी? विस्तार पूर्वक बताइए। और इसके साथ दूसरा इसी में क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली की कोई 4 विशेषता। तो दोनों प्रश्न दोनों एक ही है, उत्तर दोनों का एक ही होगा, सिर्फ भाषा चेंज की है क्वेश्चन की। तो उत्तर देखिए, समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया, जिसकी निम्नलिखित विशेषता है। 4 विशेषता पूछी है। पहली विशेषता, सोवियत प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध राज्य के नियंत्रण में थी। अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व की तुलना में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कहीं ज़्यादा विकसित थी। पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे नोट्सों में पहले नंबर पर जगह मिली है। दूसरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, भाषा में परिवर्तन होकर इस प्रकार भी आ सकता है कि गोर्बाचेव की सुधारात्मक नीतियाँ किस प्रकार से सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी थी, समझाइए। दोनों प्रकार से आ सकता है। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण देख लीजिए, राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। पहला कारण है राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। इन संस्थाओं की कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षा पूरी नहीं हो सकी, यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। सबसे प्रथम कारण, बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, ज़्यादा कुछ आपको याद करना नहीं है, सीधा आपको हलवा परोसा जा रहा है। देखिए, दूसरा कारण है हथियारों पर अत्यधिक व्यय, यानी सोवियत संघ ने अपने हथियार बनाने पर भी अत्यधिक व्यय किया था, जिसके कारण भी उसका विघटन हो गया था। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तीसरा है इसका गतिरुद्ध प्रशासन व भ्रष्टाचार। देखिए, सोवियत संघ का प्रशासन गतिरुद्ध हो चुका था। भ्रष्टाचार, जो प्रशासन है उसमें भारी भ्रष्टाचार, और जो पार्टियां हैं वो भी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। जनाधार सोवियत संघ के यहाँ से खिसकता रहा। चौथा इसका कारण है गोर्बाचेव के सुधारात्मक कार्य। देखिए, ये पॉइंट जो अपना दूसरा क्वेश्चन देखा था कि गोर्बाचेव की सुधारात्मक नीतियाँ किस प्रकार से सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी थी, तो उसका उत्तर ये होगा, जब गोर्बाचेव ने सुधार लागू किए तो लोगों की इच्छाएं आकांक्षाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। देखिए, उन्होंने जैसे ही सुधार लागू किए तो लोग चाहते थे कि सुधार बहुत तेज़ी से हो, जनता चाहती थी कि सुधार तीव्र हो, और जो सत्ताधारी वर्ग है इस बात से असंतुष्ट था कि इतनी जल्दबाजी गोर्बाचेव क्यों दिखा रहे थे। गोर्बाचेव की 2 नीतियाँ थी, पेरेस्ट्राइक और ग्लासनोस्ट, दोनों नीतियाँ जो है। पांचवा कारण इसका राष्ट्रवादी भावना को उभार। देखिए, ये सारी बातें एक तरफ थी, ये सारी बातें एक तरफ थी, लेकिन ये जो राष्ट्रवादी भावना को उभार है, ये महत्वपूर्ण बिंदु रही, जो है सोवियत संघ के विघटन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी बात रही। तीसरा स्थान मिला है इसमें सोवियत, जो क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, परिणतियाँ जिन्हें अपन कह सकते हैं, परिणाम भी कह सकते हैं, परिणतियाँ भी उनको कह सकते हैं, तो वो पूछे जा रहे हैं। तो इसके परिणाम देखिए इस प्रकार है। पहला है शीत युद्ध की समाप्ति। आपको पता है, जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, जो लंबे समय से 1945 से जो शीत युद्ध चला आ रहा था, उसकी समाप्ति हो गई, सीधा सा है। अब जो है पूंजीवादी
जो है विचारधारा सर्वश्रेष्ठ विचारधारा हो गई, इसमें कोई शक नहीं रह गया। दूसरा हथियारों की होड़ की समाप्ति। देखिए शीत युद्ध के दौरान दोनों जो महाशक्तियाँ हैं वो एक दूसरे पर शंकित थी, तो जो हथियार बनाने की होड़ थी वो भी एकदम से समाप्त हो गई। इसका तीसरा पॉइंट होगा एक ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ। आपको पता है पहले विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था। कौन कौन से ध्रुव थे? एक बार याद दिलाना चाहूँगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो अब दो ध्रुवीय जो विश्व था वो समाप्त हो गया सोवियत संघ के विघटन के साथ। अब एकमात्र महाशक्ति रह गया, कौन? अमेरिका। अगला है 15 नव स्वतंत्र देशों का उदय। यानी सोवियत संघ जो गणराज्य था ये कोई देश नहीं था, ये गणराज्य था जो 15 देशों से मिलकर बना था। तो 15 जो नए देश हैं वो स्वतंत्र हो गए, जिन्होंने एक राष्ट्रकुल नामक संगठन बनाया। अब देखिए और भी जो इस साल रहने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करो। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। शॉक थेरेपी क्या थी? इसके परिणामों को विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए शॉक थेरेपी, तो देखो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अर्थात रूस या मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। इसके परिणाम देखने अपन को। इसका पहला परिणाम है अर्थव्यवस्था का तहस नहस हो जाना। यानी अब जितने भी जहाँ भी शॉक थेरेपी अपनाई गई जो खास मॉडल, तो वहाँ के देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई। शॉक थेरेपी के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित ढांचा चरमरा गया। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेचा गया, यानी गैराज सेल की गई। सभी उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया। बहुत बड़ी, यानी जो राज्य का नियंत्रण था उनको निजी हाथों में दिया गया। दूसरा है इसका रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। तो रूसी मुद्रा रूबल में भी एक नाटकीय ढंग से गिरावट हुई। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों की जमा पूंजी भी जाती रही। 5वां नंबर का क्वेश्चन है भारत व सोवियत संघ के संबंधों की विवेचना करनी है। कौन से संबंध? भारत और सोवियत संघ के संबंध जो उस समय रहे थे। सोवियत संघ के विघटन से पहले भारत और सोवियत संघ के क्या संबंध रहे थे? तो इनको अपन 4 क्षेत्रों में लेते हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक। तो आर्थिक को अपन सबसे पहले देखते हैं। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की जब कहीं और से मदद हो पाना मुश्किल थी। सोवियत संघ ने बोकारो, भिलाई और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखाने में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता दी थी। जिस समय भिलाई बोकारो जो छत्तीसगढ़ में है, तो उस समय उनको जो वित्तीय सहायता मिलना मुश्किल था, उस समय अपन को जो है सोवियत संघ ने सहायता दी थी। राजनीतिक क्षेत्र में देखें, सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर यूएनओ में, यूएनओ को पूरा नाम आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता तो वो भारत का पक्ष लेता। सोवियत संघ ने हमेशा भारत का पक्ष लिया। 1971 के युद्ध में भी उन्होंने भारत की मदद की थी। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता की थी, तो सोवियत संघ ने भारत की सहायता की थी। सैन्य के मामले में अपन देखें, सोवियत संघ ने कठिन समय में भारत को सैन्य साजो सामान व अपनी तकनीकी भारत को प्रदान किया। अपनी तकनीकी और सैन्य साजो सामान जो उस समय मिलना कठिन था, तब भारत को सोवियत संघ ने प्रदान किए थे। संस्कृति की क्षेत्र की अपन बात करें तो हिंदी फिल्म में भारतीय संस्कृति बहुत लोकप्रिय है। सोवियत संघ में आज भी जो उसके देश है, सोवियत रूस के जितने भी देश आज़ाद हुए थे, वहाँ हिंदी फिल्म आज भी और भारतीय संस्कृति बहुत लोकप्रिय है। देखिए रूस है एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू धर्म विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वहाँ पर ये भारतीय जो धर्म है, भारतीय संस्कृति है, वहाँ लोकप्रिय रही है। भारतीय कलाकारों ने कई बार सोवियत संघ की यात्रा की, जिनमें दिलीप कुमार जी हैं, राज कपूर है, अमिताभ बच्चन है, ऐसे जो कलाकार हैं अपने फिल्म इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने यहाँ पर खूब यात्राएं की थी। अगला क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार के बारे में आप क्या जानते हैं? बर्लिन की दीवार पूंजीवादी व साम्यवाद के बीच विभाजन की प्रतीक थी। पूंजीवादी और साम्यवाद बर्लिन को 2 भागों में बांटती थी ये दीवार। 1961 में खड़ी की गई, जिसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर थी, जिसे 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया। यह दीवार लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही। कितने वर्षों तक खड़ी रही? 28 वर्षों तक। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है मिखाइल गोर्बाचेव ने, देखिए छोटे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे 4-5 वही लिए है। ज़्यादातर आने के चांस इन्हीं में से, लेकिन बाहर से भी आ सकता है, छोटे क्वेश्चनों की नहीं कह सकता। बाकी 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन जो है अपने नोट्सों में से आएगा, ये बिल्कुल गारंटी है। मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो 2 नीति अपनाई थी, पहले बता चुका हूँ मैं, पेरेस्त्राइको यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन, ये 2 नीति इन्होंने अपनाई थी। 8वां क्वेश्चन है बोरिस येल्त्सिन के बारे में आप क्या जानते हो? बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना। रूस के पहले राष्ट्रपति लेनिन थे, लेकिन जो है ये पहले राष्ट्रपति थे जो निर्वाचित हुए थे, जिन्होंने 1991 में सोवियत संघ के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व किया, अर्थात विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ बताइए, बता चुके अपन, आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ से स्वतंत्र राष्ट्रों ने कौन सा संगठन बनाया? वो राष्ट्रकुल नामक संगठन इन्होंने बनाया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सीधे बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने बनाए। और बाकी आप जो PDF चाहते हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए आज से फिर वीडियो डालना स्टार्ट हो गया। कुछ कह रहे थे सर हिंदी की वीडियो भी आनी चाहिए, तो हिंदी की वीडियो भी आएंगे और हिस्ट्री के भी आएंगे। पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ज़रूर पूरा करा दूंगा। बाकी हिंदी हिस्ट्री के वीडियो जो आपको कठिन लगे, जो भी चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उस चैप्टर को मैं पढ़ा दूंगा। बाकी पॉलिटिकल साइंस का आपका कोर्स पूरा किया जाएगा। हिंदी की व्याकरण में पूरी आपकी कर दूंगा और आपके लिए PDF भी उपलब्ध करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, जिससे हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे। जय हिंद, जय भारत।